कास्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अब सिखों में कास्ट है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हिंदू है इसलिए वो कास्ट है उनमें। अब मुसलमानों में कास्ट है, अब मुसलमानों की कास्ट का मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू कन्वर्ट है। वो अशरफ जो है, अशरफ होने का मतलब ये नहीं कि आप ब्राह्मण थे। अशरफ का मतलब वो रिलेट करते हैं कि हाँ भाई हम जो क्या नाम है मोहम्मद की परिवार से आते हैं, उसके साथ हमारा कनेक्शन है। तो कास्ट को अगर परिभाषित किया जाए, मेरे हिसाब से मैंने जो अपने काम में किया है, कास्ट का मतलब है हायरार्किकली लोगों को देखना, कि आप दूसरे लोग आदमी को, इंसान को छोटा देखते हैं, किसी को अपने से बड़ा देखते हैं। अब ये जो हायरार्की का कल्चर है, ये बेस्ट डेफिनेशन कास्ट की यही है, जो एस्क्रिप्शन बेस्ड हायरार्कीज हो जाती हैं कि आप जिस फैमिली में पैदा हुए हैं, जिस माहौल में, जिस बिरादरी में पैदा हुए हैं। हमारे यहाँ बिरादरी वर्ड भी जो कहीं फिट नहीं होता इस प्रोसेस में। हाँ, लेकिन हायरार्की है, जो स्ट्रक्चर ऑफ हायरार्की जो है, किस तरह से वो हायरार्की की बनत है, वो बहुत वेरी करता है। अब आप तमिलनाडु में बैठे या पौंडीचेरी में बैठे या तमिलनाडु में बैठे या केरला में बैठे हैं, तो यहाँ पे उस तरह की वर्ण व्यवस्था है भी सही और नहीं भी है। अब क्षत्रिय नाम का कोई कैटेगरी नहीं है। अब आप पंजाब में चले जाएंगे, हमारे यहाँ क्षत्रिय कौन है भाई? जाट तो क्षत्रिय नहीं है, जाट तो जाट है। उसको कहीं वर्ण में फिट ही नहीं कर सकते आप। वो धक्के से कहेंगे हाँ ये भी शूद्र होते थे। शूद्र कहाँ होते थे? जाट कभी अपने आप को शूद्र नहीं कहता था, वो तो आके इंटीग्रेट हो गया सोसाइटी में, उसने डोमिनेट कर लिया। अब अगर राजपूत को आप क्षत्रिय कहेंगे, पंजाब में राजपूत हैं, लेकिन राजपूत जो है वो पंजाब का राजपूत ओबीसी में आता है, जो ऑफिशियल लिस्ट में। वो बहुत बैकवर्ड कम्युनिटी है, अपने आप को राजपूत कहना शुरू कर दिया, थे भी कि नहीं। अब राजपूत कहाँ पे है कहाँ नहीं है, मैंने बिहार में रिसर्च किया, एक एरिया में राजपूतों का एरिया है, तो वहाँ राजपूत अपर कास्ट भी है, डोमिनेंट कास्ट भी है। दूसरे एरिया में भूमिहार हैं, भूमिहार अपर कास्ट भी है, डोमिनेंट कास्ट भी है, और भूमिहार अपने आप को ब्राह्मण भी कहता है। जिस एरिया में ब्राह्मण्स का चौधर है, वो ब्राह्मण के पास जमीन भी है, ताकत भी है, स्टेटस भी है, सब कुछ है। तो जो फिर जो है, मेरे हिसाब से जो कास्ट का कंसेप्चुअलाइजेशन हुआ है, वो बड़ा कन्वीनियंटली एक खास तरह का हेजेमोनिक हिंदुइज्म प्रोड्यूस करने के लिए भी हुआ है, कि हाँ भाई एक तरह का भारतीय समाज है, उस भारतीय समाज का सेंट्रल कैटेगरी है वो ब्राह्मण है, और उसके आसपास बाकी सब कुछ आता है। ये अपने आप में सच्चाई नहीं है। किस एरिया में, कुछ एरिया में ब्राह्मण हैं जिनके पास हिस्टोरिकली, अगर आप देखें हिस्टोरिकल, फिर मैंने पढ़ा जैसे मौर्य पीरियड में कई एरियाज में ब्राह्मण्स को लैंड मिल गए, एंटाइटलमेंट्स मिल गए। तो वो एक इसी को लेके जो वेस्टर्न थियराइजेशन होता है, वो कहते हैं कि इंडिया में जो पावर और स्टेटस अलग अलग चीजें हैं। स्टेटस होता है ब्राह्मण के पास, पावर हो सकता है डोमिनेंट का पास के पास या राजपूत के पास। ये अपने आप में एक झूठ है, और उसको हमने सच मान लिया। तो उसके और उसके तरीके ही फिर अलग अलग तरीके से जो कास्ट और एंटी कास्ट मूवमेंट डेवलप होते हैं, वो भी उसी फ्रेमवर्क को लेके चलते हैं। तो वो भी जैसे आप थोड़ा एलाबरेट करें कि जो कास्ट का फ्रेमवर्क है, एंटी कास्ट मूवमेंट भी ये फ्रेमवर्क में ही चलते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जो एंटी कास्ट मूवमेंट जो इंडिया में डेवलप होता है, वो मोस्टली कॉलोनियल पीरियड में डेवलप होता है, और ये जो फ्रेमिंग इंडिया की डेवलप होती है, वो भी उसी नए पे डेवलप होती है। वो पहले जो बाहर से लोग बैठे थे यूरोप में, जिसको हम इंडोलॉजी बोलते हैं, इंडोलॉजिकल स्कॉलरशिप, उन्होंने देखना शुरू किया कि हाँ भाई ये अलग तरह के लोग हैं। उन्होंने हमारे को परिभाषित किया कि ये हिंदुओं का रीजन है। अब हिंदू कौन होते हैं, कैसे होते हैं, उन्होंने कोई ज़्यादा एंगेज नहीं किया था। उसने वो मैक्स मुलर में कोई 2-4 किताबें पढ़ ली, 2 ब्राह्मण पकड़े, उनको बिठा के बताओ जी आपके यहाँ लॉ कैसे चलता है, तो उसने सारा अपने तरीके से बता दिया। तो वो जो फ्रेमवर्क था, उसमें कहीं ना कहीं से ब्राह्मण बड़ा सेंट्रल था, और कुछ एरिया में डेवलप हुआ। तो वो जो एंटी कास्ट मूवमेंट डेवलप होते हैं, कहीं ना कहीं से वो उसी लैंग्वेज को लेके डेवलप करते हैं, एंटी ब्राह्मणिज्म के चक्कर में। और वो शुरुआत उसकी होती है तमिलनाडु से, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। क्योंकि जो अंग्रेज जब यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन जब शुरू करते हैं, तो इंग्लिश एजुकेशन में सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं वो अर्बन एरिया से, खासतौर पे कैलकाटा में या साउथ में और महाराष्ट्र में, इन एरियाज में ब्राह्मण्स वर नॉट ओनली हाई स्टेटस, इनके पास ज़मीनें भी थी, ये ज़मींदार अब यही करते थे, राजे भी थे। केरला में चले जाइए, नम्मुद्री लोग जो राजे होते थे। तो इन्हीं के लोग जो वो एजुकेशन में आते हैं, तो एजुकेशन से फिर ब्यूरोक्रेसी में भी यही जाते हैं। तो उसी टाइम पे ये जो वहाँ पे जो लोकल राजे हैं, जैसे मैसूर का किंग है, या ये लोग भी शुरू करते हैं कि हाँ भाई नॉन ब्राह्मण जो है उनके लिए भी कोई ना कोई पोजीशन होनी चाहिए। जो रिजर्वेशन की शुरुआत होती है, वो एक्चुअली अंग्रेजों ने शुरू नहीं किया, वो नॉन ब्राह्मण जो राजे थे यहाँ लोकल से, वहाँ से उन्होंने शुरू की थी। हाँ भाई आप ये ब्राह्मणों को नौकरियाँ दे रहे हैं, तो जो नॉन ब्राह्मण है उनको भी नौकरी दीजिए। तो उसी टाइम पे ये डिवीजन शुरू हो जाता है। तो ये फिर आहिस्ता 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 लैंग्वेज डेवलप होती है, और बड़े
काइंड ऑफ अलग अलग तरीके से मूवमेंट आते हैं, तो लेकिन वो एक सेंट्रल आर्ग्यूमेंट बन जाता है। तो जहाँ भी जाओ, अगर पंजाब में जाओगे आप ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट बात करोगे, लेकिन आपका दुश्मन तो ब्राह्मण है ही नहीं आपके सामने, तो कैसे उसको आर्टिकुलेट करोगे? बिहार के उस रीजन में जाओगे जहाँ पे ब्राह्मण इरेलेवेंट है, या अदरवाइज जो स्ट्रक्चर ऑफ हायरार्की है वो भी वेरी करता है। अब शूद्र किसको कहेंगे? अब अगर आप मनुस्मृति को टेक्निकली पढ़ो तो उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो है, वो मनुस्मृति एक्चुअली सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो आपका रूलिंग एलीट है, और जो वैश्य और शूद्र है वो उनकी सेवा करने का काम है। तो वो अनटचेबल को भी शूद्र में ही मानती है। तो वो एक आइडियोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्ट है कि हाँ भाई ऐसा समाज बनाना चाहिए। अब उसको लेके फिर एक कन्वीनियंट हो जाता है, जैसे अंग्रेजों ने एक थियरी बना दिया हिंदुस्तान के बारे में, और वो थियरी बनाने के भी उनके कई फायदे थे उनको, कि अगर आप ये बनाओगे तो उनको लगेगा कि अपने लोगों के लिए उन्होंने थियरी बनाई थी। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं अमेरिका में हुआ करते थे, बर्नार्ड कोन, उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है इसके बारे में, किस तरह से उन्होंने गाँव के बारे में थियरी बनाई कि हिंदुस्तान में तो सिर्फ गाँव ही हैं, हालांकि हिंदुस्तान की शहरी आबादी इंग्लैंड से ज़्यादा थी, यूरोप से ज़्यादा थी। हर गांव जो है वो एक जाति का स्ट्रक्चर है, और उस जाति के स्ट्रक्चर में कोई होप नहीं है, कोई, सब लोग एक सर्कल में घूमते रहते हैं, और पिछले 2000, 3000, 5000 साल में इंडिया में कोई चेंज हुआ ही नहीं है। तो वो एक धारणा जो थी एक ओरिएंटलिज्म से आती है, फिर कॉलोनियल थियरीज, और फिर उसको नेशनलिस्ट बहुत यूजफुल मानते हैं, क्योंकि जब इंडिया में नेशनलिज्म डेवलप होता है, नेशनलिज्म के लिए जो गांधी है, नेहरू है, सब कोई लोग हैं, वो उनको लगता है कि ये तो बड़ी कन्वीनियंट थियरी है जो ये बात करते हैं, हाँ भाई हिंदुस्तान तो देश हो ही नहीं सकता, यहाँ तो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं। वो कहते हैं हो जी हमारे अलग अलग लैंग्वेज, आप ही कहते हैं कि हमारा जो देश है वो तो गाँव प्रधान देश है, हर जगह पे एक ही जैसे गाँव मिलेगा आपको, हमारे यहाँ तो कास्ट है, हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म है, तो ये सब है, ये हमारी सच्चाई है, तो इसका मतलब है हम एक देश है। तो वो नेशनलिज्म ने भी वो नैरेटिव, वो डिस्कोर्स को लेके एक्सेप्ट कर लिया, तो उसमें बाकी सब चीज़ें इरेज हो जाती हैं। जब भी हिंदुस्तान की बात करेंगे तो सिर्फ हिंदू धर्म की बात करेंगे, बुद्ध धर्म की कोई बात नहीं करोगे, सिखों की कोई बात नहीं करोगे, रविदास और कबीर जैसे लोगों की अलग से बात नहीं करोगे। अलग अलग मूवमेंट साउथ में रहे हैं बिफोर 15th सेंचुरी आल्सो, बिल्कुल जो एंटी कास्ट थे, जो लोकल तरीके से कास्ट को अपोज करते हैं, वो सारे के सारे इरेज हो जाते हैं। तो क्योंकि मेन स्ट्रीम नेशनल नैरेटिव वो हिंदू वाला हो जाता है, इसीलिए उसके आगे जो बात करनी है, वो जो उसका रिएक्शन है, वो भी उसी फ्रेमवर्क में डेवलप होता है। तो वो अम्बेडकर भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उसके साथ एंगेज भी कर रहा है, उसको छोड़ भी रहा है। एक साइड में ये कह रहा है कि भाई हम तो माइनॉरिटी हैं, लेकिन उसको फिर कहीं ना कहीं से वो हिंदू धर्म पे भी आता है, फिर वो निकल के बुद्धिज्म पे भी चला जाता है। तो उस तरीके से भी अम्बेडकर को अगर स्टडी किया जाए तो आपको अलग अलग तरीके का अम्बेडकर मिलेंगे, लेकिन एक उसको खास तरीके से फिर एक रिप्रेजेंट किया जाता है कि हाँ भाई ये एक हिंदुस्तान है, एक इंडिया है। इंडिया का मतलब जाति प्रथा है, जाति प्रथा का मतलब वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था का मतलब अनटचेबल शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण है, और उसमें जो है अनटचेबल एक जैसा ही है, शूद्र एक जैसा है। लेकिन अभी जब एडमिनिस्ट्रेटिवली, जब वो अम्बेडकर के खुद इसको कहा कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे बात करेंगे, उसने खुद कहा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर बात करनी है तो कास्ट की आपको रीजनल लेवल पे जाके करना पड़ेगा, लोकल लेवल पे एग्रीगेट करना पड़ेगा। अगर आपको सेंसस करना है तो लोकल लेवल पे जाकर लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो हमारी जो शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट बनती हैं वो स्टेट स्पेसिफिक है। जो आदमी पंजाब में शेड्यूल्ड कास्ट है वो तमिलनाडु में शेड्यूल्ड कास्ट नहीं है। जो आदमी तमिलनाडु में शेड्यूल्ड कास्ट है वो रहता होगा शायद बॉर्डर पे केरला के, केरला में हो सकता है वो ओबीसी में आता हो। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जब आप ग्राउंड पे जाके काम करते हैं आपको लगता है नहीं नहीं यहाँ तो स्ट्रक्चर अलग है। जैसे पंजाब का राजपूत जो है वो ओबीसी में चला जाता है क्योंकि उनकी एक्चुअली सिचुएशन बहुत बुरी है, उनका कोई पास हिस्टोरिकली पावर नहीं रही वहाँ पे। ब्राह्मण का कोई स्टेटस नहीं है उस तरह से, हालांकि वो ओबीसी में नहीं है लेकिन उसकी कोई प्रोमिनेंस में नहीं, उसको कोई पूछता भी नहीं है ब्राह्मण वहाँ पे। इट्स नॉट लाइक ब्राह्मण्स आर नॉट देयर, पर वो तो समाज में मतलब विद इन ब्राह्मण्स ऑल्सो जो सेकुलर काम करता है उसका ज़्यादा स्टेटस है, जो पंडिताई करता है, जो 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 प्रीस्टली काम करता है उसका लो स्टेटस है पंजाब हरियाणा में। बाकी रीजन्स में भी काफ़ी वेरी करता है इस तरीके से। तो वो जो ग्राउंड की सच्चाई के साथ जो कास्ट को एंगेज करना है पॉलिटिकली, वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आज हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं उसमें भी वो इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे।